गुड आफ्टरनून। बस। गुड आफ्टरनून। यहाँ जगह। आज की क्लास का नोटिफिकेशन आया था ना? कल आप लोग बोले थे तो मैं बोला था नोटिफिकेशन जाता है जी। तो लोग बाद में जगेगा, सोते सोते रहोगे, बाद में अचानक जगोगे नोटिफिकेशन। ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, शुरू करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है, कुछ हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, वोल्केनो पढ़ेंगे, कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है। और वो लैंडफॉर्म इरोजनल और डिपोजिशनल होंगे, इसी पर हम फोकस रहेंगे। और आपको बोला था कि हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं और कितने क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज जितनी क्लास होगी उसमें से माइनस कर देना है 15 या 16। तो कुल मिला जुला के 15 या 16 क्लास में हमारा सब कुछ कंप्लीट होगा। तो आज जो क्लास हो रही होगी उसमें माइनस कर देना है। ठीक है बाबू? इसलिए आपकी क्लास कल भी लगाई गई है, कल भी, सैटरडे को भी, संडे को भी। मैं आराम नहीं कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे भी लेके कम से कम ज्योग्राफी वाला ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजें कंप्लीट करनी है। 75 से 80 दिन में ही सब कुछ डिजाइन किया गया है कि कंप्लीट कर देना है, जिससे आपकी पढ़ाई हो पाए। क्योंकि बेटा सरकार बन गई है, अब जल्दी जल्दी ये लोग कोशिश करेंगे कि वैकेंसी फुलफिल करें। समझ में आ रही बात? तो हमारी कोशिश रहेगी कि 15 से 16 दिनों में हम ज्योग्राफी वाला पार्ट लगभग लगभग कंप्लीट कर लें। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया था, ख्याल है आपको? ठीक है। अच्छा, तो सैटरडे संडे को टेस्ट होता है ऑफलाइन, तो उसके बाद में देख लीजिएगा। कौन सा ऐसे सब लोग ऑनलाइन है देखते हो? कितने लोग? 7, 1, 9, 10, कभी कभी 15 हो जाते हो, कभी कभी आप 30 लोग होते हो। तो बाद में देख लीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कुछ दूसरा बता दूंगा। लेकिन कम से कम सैटरडे संडे की क्लास इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए समय पे। क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा सा जल्दी होने वाला है, ऐसी संभावना है। शुरू करें बाबू? चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, पिछले क्लास के बेस पर क्वेश्चन करो। बताइए। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, बताओ। कौन सा? आंसर बताते चले जाइए बस। ठीक। क्रस्ट तो है ही, क्रस्ट। आंसर भी दिया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, आयरन और निकिल से क्या बना है? आयरन और निकिल से क्या बना है? आपको बताया था कि कौन सी लेयर, जिसे नीफे कहते हैं। याद आ रहा है? बताओ। आप लोग क्वेश्चन के लिए परेशान थे। कभी कभी देखो होता क्या है ना, ये क्वेश्चन टाइप कराना होता है,
क्या क्वेश्चन आपको दिए जाएं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी आपको नहीं देना है कि लाइन बाय लाइन इतना लंबा क्वेश्चन रहे जैसे यूपीएससी वाला, है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी रहना चाहिए, तो थोड़ा सा समय लगता है, इसी में समय लगता है, तो आपको थोड़ा सा कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता। देखो कल के एक दिन पहले भी क्वेश्चन कराया गया था, ये भी अब क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो बेस्ट उसी पर बेस्ट, जैसी क्लास हुई उसी पर बेस्ट क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम कर लेंगे, सी ऑप्शन कर लेंगे, है ना बेटा। ठीक है, इनर कोर। अगला फिर क्या कह रहा है, मेन कंपाउंड ऑफ अर्थ मेंटल। अब अर्थ मेंटल को क्या कहा गया, याद करो भाई। क्रस्ट को बोला गया सियाल, मेंटल को बोला गया सीमा। तो मेन कंपाउंड क्या है, बोलिए जल्दी से। मेन कंपाउंड क्या है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। मतलब इसमें हम क्या आंसर लगाएंगे, निकिल होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, आयरन होगा नहीं, क्या होगा, सिलिकेट, सिलिकेट मिनरल। ठीक है, बढ़िया। अगला क्या कह रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है लिथोस्फेयर को। बोले बाबू। क्या करेंगे इसका जवाब, बी, रिजिड आउटर लेयर होगा ना, किसका, इंक्लूडिंग द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। यही तो लिथोस्फेयर कल बताया। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, अरे अच्छा हाँ इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, लेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा लेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ध्यान देना इसमें। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आउटर कोर। क्या दिया है, आउटर कोर। अगला, अर्थ की, अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, क्रस्ट की थिकनेस, एवरेज। इसका आंसर दिया क्या है, सही दिया है, यही है। आपको बताया था ना, क्रस्ट, देखो ऐसे बताया था कि क्रस्ट, अपर क्रस्ट 25 किलोमीटर, और ये क्रस्ट मेंटल से अलग हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था 33 से 40 किलोमीटर। तो इसमें आंसर जो आप लगाओगे क्या है, यही 30 से 50 किलोमीटर। क्रस्ट की थिकनेस कौन सी होती है, 30 से 50 किलोमीटर। अच्छा, इसमें कौन कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ कोनार्ड है, यहाँ मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, याद आ रहा है ना, कल बताया था भाई, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक, एस्थेनोस्फेयर कहाँ है, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर कहते किसे हैं ये भी तो सोचो, एस्थेनोस्फेयर क्या है। सेमी लिक्विड पार्ट ऑफ मेंटल, इसी को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। इसी को बोला गया एस्थेनोस्फेयर। तो ये कहाँ मिलता है, लिथोस्फेयर के नीचे। कहाँ मिलता है, लिथोस्फेयर के नीचे। ठीक, क्या है, कौन सी लेयर अर्थ के सॉलिड है लेकिन बिहेव करती है प्लास्टिक जैसा, मतलब प्लास्टिक जैसा मतलब सेमी लिक्विड, प्लास्टिक जैसा, और टेक्टोनिक प्लेट को मूव कराती है, बताओ। बताओ बेटा, इस टाइप से भी सवाल आते हैं, जितने सवाल किए गए हैं
उसको टीम बैठ के बनाई है, और वो टीम बनाई है, आप लायक बनाए हैं सवाल। क्या करोगे इसमें? ध्यान देना, ध्यान देना। यहां ये भी लिखा है, अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को। बहुत अच्छा बेटा। वंदना, प्रियंका, ये सब बढ़िया। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द अर्थ के इनर कोर के लिए? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अर्थ इनर कोर? क्या है बताओ? It is the liquid and responsible for the magnetic field. It's a solid and composed mostly in iron and nickel. Composed mainly silica metal. Coolest part of the earth. Coolest तो होगा नहीं, सिलिका मेंटल से बना ही नहीं, निकल आयरन से बना है, लेकिन इसका कैसा है? सॉलिड रिएक्शन है, यही होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आउटर कोर है, तो क्या लगा देंगे इसमें? क्या लगा देंगे बेटा? बी। भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो अभी आपने पढ़ा क्या है? आउटर कोर, यही है ना बेटा? होशियार हो तुम लोग। अगला बोलो। बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज? अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को दो पार्ट में अलग किया, कोनार्ड। फिर मेंटल और क्रस्ट को अलग किया, मोहो। मेंटल को दो पार्ट में अलग किया, मोहो के बाद गुटेनबर्ग। रेपिती, माफ करना, रेपिती, रेपिती। फिर उसके बाद गुटेनबर्ग, फिर उसके बाद लेहमन, लेहमन। अब अगर जो ऐसे भी पूछा जाए, इसमें ध्यान देना, इस तरीके से भाई, नौ ऊपर से नीचे के तरफ भी पूछा जाए, तो सबसे पहले कोनार्ड। कोनार्ड किसको अलग कर रहा है? क्रस्ट को दो भागों में, ऐसे ही ना, अपर और लोअर। याद आ रहा है आपको? फिर से मोहो अलग कर रहा है क्रस्ट को मेंटल से, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला ये मान लेते हैं मोहो, चलो ठीक है। उसके बाद रिपिती अलग कर रहा है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, है ना? तो रिपिती। फिर से गुटेनबर्ग अलग कर रहा है कोर को मेंटल से, तो गुटेनबर्ग अलग कर रहा है मेंटल को कोर से। लेहमन अलग कर रहा है किसको? लेहमन अलग कर रहा है कोर को दो पार्ट में, अपर कोर और लोअर कोर। ये भी जान लिया। लिथोस्फेयर, व्हाट इज द अर्थ लिथोस्फेयर कंपोज्ड ऑफ? लिथोस्फेयर किससे कंपोज होता है बताओ? लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? कौन कौन सा पार्ट होता है इसमें? जवाब बताइए। इसका जवाब आना चाहिए। कौन सा? बढ़िया जवाब है, बी जवाब आप लोग दे रहे हो, कैसे भाई? इसका मतलब ठीक से नहीं पढ़ा। ये क्रस्ट है, क्रस्ट। ये क्रस्ट दो पार्ट में बटा। क्रस्ट का पहली बाउंड्री 25 किलोमीटर पे, दूसरी बाउंड्री 33 से 40 किलोमीटर पे, उसके बाद मेंटल है। मेंटल दो पार्ट में बटा 700 किलोमीटर पे। फिर मैंने कहा ऊपर से लगभग 100 किलोमीटर तक सॉलिड है। अब एक बात बताओ बेटा, जब क्रस्ट है ही 33 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, और फिर कह रहे हैं ऊपर से 100 किलोमीटर तक सॉलिड है, इसी को कहा गया लिथोस्फेयर, इसी को कहा गया प्लेट। याद करो यार। और फिर मैंने आपको लिखाया
कि क्रस्ट और अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट ही लिथोस्फीयर या प्लेट कहलाया, तो इसमें आपने ए बी क्यों फिर जवाब दिया, बताओ। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, सी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई। बाउंड्री एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट की बाउंड्री प्लेटों के बाउंड्री से है। जब देखो ऐसे, ये ओशन है, यहां जब प्लेटें दूर जाती हैं, जब प्लेटें दूर जाती हैं, ध्यान देना बेटा, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो यहीं से ऐसे मैग्मा निकलता है। जब प्लेटें दूर जाती हैं तो ऐसे मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलता मतलब जितनी प्लेटें दूर गई मैग्मा निकला, और मैग्मा निकल के ये प्लेटों का फॉर्मेशन करता है। मतलब जितनी प्लेटें दूर गई उतना मैग्मा निकला, प्लेटों को बना दिया, फिर दूर गई मैग्मा निकला, प्लेटों को बना दिया। लेकिन जब प्लेटें पास आती हैं तो ये प्लेटें अंदर गई, अंदर जाने पर ये गलना शुरू होगी। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, इसीलिए जब दो लोग टकराए तो उससे विनाश होता है। तो दो प्लेटों की जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्शन होता है, खात्मा होता है, टकराती हैं तो उससे विनाश होता है। जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो प्लेटों का पास आना डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दो प्लेटों का दूर जाना कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब प्लेटें दूर जाती हैं। तो यहां लगा देंगे डाइवर्जिंग। अगला, लार्जेस्ट कौन सी है, ये तो आपको ऐसे ही पता है कौन सी लार्जेस्ट है। ओसेनिक प्लेट है जो लार्जेस्ट है, बताओ कौन सी। एक ओसेनिक प्लेट है जो लार्जेस्ट है, कौन सी ओसेनिक प्लेट है। जवाब तुम लोग नहीं देते। एक ओसेनिक प्लेट है, क्लू भी तो दे दे रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका ने पैसिफिक यार, ओसेनिक प्लेट है तो पैसिफिक है, सबसे बड़ी यही है। टेक्टोनिक प्लेट के लिए कौन सा प्राइमरीली फोर्स है जो क्या करता है टेक्टोनिक प्लेट को, तो कौन सा फोर्स काम करता है जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करा देता है, ये तो पूछ रहा है। बोलिए। मैंने बोला था कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला, नॉट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। क्या रिजल्ट नहीं है प्लेट टेक्टोनिक का। जब प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं अर्थक्वेक होता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है, प्लेटें दो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यही खाली नहीं होती। वेदर पैटर्न में चेंज नहीं होता। लेकिन हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते तो हमें बताया जाता था कि कभी कभी देखो कहीं भी भूकंप आता है तो उसके बाद बारिश होती है। तो वेदर पैटर्न में चेंज नहीं होता, ये अभी तक रिसर्च हुआ नहीं है। भूकंप आने के बाद बारिश होती है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद वेदर पैटर्न में चेंज नहीं होता, ऐसी जानकारी है। यही उत्तर होगा, लेकिन अभी ये सब रिसर्च का विषय है। अगला, लिथोस्फेयर कैसे बना है। लिथोस्फेयर क्या है, क्या केवल कॉन्टिनेंटल, क्या केवल ओशनिक, या अपर मेंटल क्रस्ट और अपर में, ये तो क्वेश्चन एक बार पीछे आया था लग रहा है।
रिपीट हुआ। ठीक है, तो पदार्थ, हाँ वही रिपीट हुआ है। फॉलोइंग बाउंड्री एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट। नए ओशनिक क्रस्ट के लिए अभी ये भी क्वेश्चन आया था। जब नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, देखो यहां नया बनेगा तो इसका मतलब ये दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे, तो नया ओशनिक क्रस्ट बनेगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से क्वेश्चन है ना। टेक्टोनिक प्लेट लार्जेस्ट ऑन द अर्थ, कौन सी लार्जेस्ट? अच्छा ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ लग रहा है क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। चलो यहां से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सिस्मिक वेव कौन सी है? कल पढ़े थे। प्राइमरी, इसे हम कर देंगे, याद है? ठीक है, पी वेव। प्राइमरी डिफरेंट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव, क्या डिफरेंट है पी और एस में? इसका जवाब देना है। पी वेव आर स्लोअर, ये तो गलत है। पी वेव सबसे तेज है, ये तो गलत हो गया। एस वेव आर फास्टर, ये भी गलत हो गया। पी वेव आर फास्टर एंड मूव थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ये सही है। एस वेव आर स्लोअर एंड मूव ओनली थ्रू लिक्विड, लिक्विड से नहीं मूव करता। ये तो कल पढ़े थे ना, किसे किसे मूव करता है, सारा वही जवाब है। देखो अगला, सिस्मिक वेव कॉज्ड बाय मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कौन सा? पी है, एस है या एल है? सरफेस वेव को ही क्या बोलते हैं? एल वेव। एल वेव बोलते हैं, है ना। अगला, लास्ट सिस्मिक स्टेशन में कौन आती है? सिस्मिक स्टेशन में लास्ट में रेलेथ, रेलेथ है। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम करते रहेंगे, है ना बेटा। ठीक है, हमें पढ़ना है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स नहीं, हमें पढ़ना है सबसे पहले वोल्केनोइज्म एंड वोल्केनो। पहले इसे थोड़ा सा पढ़ लें, इसका नोट्स आपको दिया भी गया था। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक होल है। ये होल क्या करता है? ये होल इरप्ट करता है, किसका? क्या इरप्ट करता है? मैग्मा को इरप्ट करता है। वोल्केनो का मतलब एक होल है, वो क्या करता है? मैग्मा को इरप्ट करता है। ये वोल्केनोइज्म क्या है? वोल्केनोइज्म, वोल्केनोइज्म एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है क्या? सबसे पहले
मैग्मा फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? मैग्मा फॉर्मेशन। क्यों मैग्मा फॉर्मेशन होगा? डेंसिटी या तो इंक्रीज होगी और या तो डिक्रीज होगी। कहाँ? इन एस्थेनोस्फेयर। अब ये डेंसिटी क्यों इंक्रीज डिक्रीज होती है? क्योंकि कभी प्लेटें दूर जाती हैं, कभी प्लेटें पास आती हैं। तो सबसे पहले मैग्मा फॉर्मेशन होगा। अब फिर से मैग्मा फॉर्मेशन, फिर उसके बाद मैग्मा इरप्शन, लावा इरप्शन। लावा इरप्शन के बाद अगला प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन होगा। मतलब पहले डेंसिटी या तो एस्थेनोस्फेयर में ज्यादा होगी या कम होगी। अब कई कारणों से ज्यादा कम होती है। पहले बात बेटा, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो डेंसिटी कम होती है, जब प्लेटें पास आती हैं तो डेंसिटी ज्यादा होती है एस्थेनोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है, एस्थेनोस्फेयर में चली जाती है, वहां जगह लिमिटेड है, वहां एक चीज और घुस गई, डेंसिटी ज्यादा कर दिया। जब प्लेटें दूर जाती हैं तो एस्थेनोस्फेयर पर क्या होता है, उस पर दबाव कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, मैग्मा बाहर निकल जाता है। तो पता नहीं कैसे कैसे डेंसिटी कम ज्यादा होती है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि डेंसिटी ज्यादा हुई, कम हुई एस्थेनोस्फेयर में, तो क्या हुआ? मैग्मा बनना शुरू हुआ। मैग्मा बनना शुरू हुआ तो मैग्मा निकलना शुरू हुआ। मैग्मा निकलना शुरू हुआ, फिर ठोस होना शुरू हुआ। अब ये ठोस होना कहां शुरू हो रहा है? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। कहां हो रहा है? सॉलिडिफिकेशन इन इनर लेयर ऑफ अर्थ या आउटर लेयर ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद इनर लेयर पर जब सॉलिडिफिकेशन हुआ तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाया। आउटर लेयर पे जब सॉलिडिफिकेशन हुआ, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा, इसी को कहते हैं वोल्केनोइज्म। इसी को पूरा वोल्केनोइज्म कहते हैं। ठीक है? और ये प्रोसेस लावा या मैग्मा इरप्शन हो रहा है बाई ए होल। इसी सिर्फ होल को ही क्या बोल देता है? वोल्केनो। अब देखो, या तो पढ़ाया जाए तो कई टाइप होते हैं वोल्केनो के टाइप, आपको दिया गया है नोट्स। अरे भाई, कभी कभी वोल्केनो हमेशा निकलता रहता है, कभी कभी वोल्केनो निकला, सो गया, तो हमेशा एक्टिव रहने वाला, डॉर्मेट या या इसी को बोले डेथ, एक्सटिंक्ट या डेथ वोल्केनो। तीन टाइप के वोल्केनो। अब जो इंडिया में एग्जांपल देखा जाए, इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है नार बैरन, डॉर्मेट वोल्केनो है नारकोंडम, डेथ वोल्केनो प्लेटो का एग्जांपल है, जैसे कुनार लेक कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, कुनार लेक। तो तमाम ऐसे दुनिया के भी तमाम एग्जांपल हैं, आपको पीडीएफ में दिया गया है, एक बार देखना। हमें हमारा मुद्दा क्या है? वोल्केनोइज्म एक बार पढ़ लेना, एक बार वोल्केनोइज्म पढ़ लेना। वोल्केनोइज्म क्या? कि डेंसिटी बढ़ रहा है और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। सॉलिडिफिकेशन जब आउटर लेयर पे हो रहा है तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनेगा, इनर लेयर पे हो रहा है तो क्या बनेगा? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनेगा। अब एक बार इसे देख लेते हैं क्या क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं, ध्यान से देखो। ये है मैग्मा। मैग्मा का सॉलिड होना कहाँ? पृथ्वी के बाहर, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंड
फॉर्म्स, ऐसे होगा। जब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन पृथ्वी के बाहर की परत पे हो तो उसे क्या बोल दिया जाता है? एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो भैया एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म सिंपल सा समझ लो, जैसे इसे आपको एक बार कराया भी गया है, बस रिवीजन कर लेना है। मान लेते हैं किसी लिक्विड में, या हम देख लेते हैं मैग्मा में ही, मैग्मा में सिलिका ज्यादा हो जाए। अब सिलिका ज्यादा कहाँ होगा? जहां प्लेट पास आ रही होगी। फिर से इसे तो आप बता सकते हो, सिलिका कम हो जाए। बताओ आप, याद है मालवा प्लेटू पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये सब। तो कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे? जब मैग्मा में सिलिका ज्यादा हो जाए तो ये गाढ़ा हो जाएगा। थिक मैग्मा अगर इसका इरप्शन हो रहा है, तो थिक मैग्मा का इरप्शन, पहले बात तो इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। फिर से लैंडफॉर्म क्या बनाएगा? थिक मैग्मा इसका स्प्रेड कम करेगा, फैलेगा कम। जब कोई मोटा मैग्मा, गाढ़ा मैग्मा कम फैल रहा है, ध्यान देना कम फैल रहा है, तो कम फैलने पर ये ऐसे निकला और एक जगह इकट्ठा हो गया, तो ये क्या बनाया? वोल्केनिक माउंटेन, या कहा गया वोल्केनिक कोन। क्या बना दिया गया? वोल्केनिक माउंटेन या वोल्केनिक कोन, ऐसे ही ना, वोल्केनिक कोन बनाया या वोल्केनिक माउंटेन बनाया, ये एक लैंडफॉर्म बना। अब मान लेते हैं यहां मैग्मा ऐसे निकल रहा है, यहां मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है पाइप के थ्रू, और यहां ऐसे ये मैग्मा, ये होल बना और होल बन के ऐसे कोलैप्स कर गया नीचे की तरफ, इनवर्ड कोलैप्स कर गया, तो इसे बोल देते हैं कॉल्डेरा। मतलब मैग्मा जिस पाइप से निकल रहा है उस पाइप में मैग्मा निकले और मैग्मा निकलना बंद हो जाए और फिर वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाए, धंस जाए, तो उसी को क्या बोल देते हैं? कॉल्डेरा, या कहीं कहीं बोलते क्रेटर। और इसी में पानी भर जाए तो क्रेटर झील, क्रेटर लेक, ऐसे भी होता है। दूसरा देखो, दूसरा बताओ आप लोग, मैग्मा में सिलिका कम हो गई, सिलिका कम होने से बोलो, थिन मैग्मा, थिन मैग्मा ना, थिन मैग्मा, ये थिन मैग्मा का पहले क्या है? थिन मैग्मा, अगर थिन मैग्मा इरप्ट होगा, इरप्शन इसका होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। हाँ, जैसे लोनार लेक, बहुत अच्छा, एसिडिक, सॉरी एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा, बेसिक का मतलब इसका पीएच 7 से कम हो, ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो लैंडफॉर्म क्या बनेगा? लैंडफॉर्म क्या बनेगा? स्प्रेड ज्यादा करेगा क्योंकि पतला है, और जब स्प्रेड ज्यादा करेगा तो खूब दूर तक ऐसे फैल जाता है। तो क्या बनाया ये लैंडफॉर्म? लैंडफॉर्म बनाया वोल्केनिक शील्ड या प्लेटू। जैसे अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि हवाई आइलैंड पे 2 से ढाई घंटा मैग्मा निकलता था, वोल्केनिक इरप्शन निकलता रहा।
हवाई आइलैंड पे। तो ये हवाई आइलैंड पे जो मैग्मा निकला वो कैसा मैग्मा था, इतना तो ऊंचाई तक गया। आप खुद बताओ। अरे भाई वीडियो आया होगा, हवाई आइलैंड पे मैग्मा निकला, तो वो मैग्मा आपको देखो पानी की ही तरह था। मैग्मा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं था, जब मैग्मा गाढ़ा होता है तो बहुत तेज आवाज करता है। वो मैग्मा निकल रहा था लेकिन पतला था। तो हवाई के आसपास जो मैग्मा निकलेगा, हवाई आइलैंड के आसपास जो मैग्मा निकलेगा वो कैसा मैग्मा होगा, वो थिन मैग्मा होगा। इसलिए हवाई के आसपास जो स्ट्रक्चर बने हैं वो शील्ड के एग्जाम्पल हैं। जैसे मोनालोआ हवाई के आसपास है, वो शील्ड के एग्जाम्पल है। वो पतला है तो पतला है तो ज्यादा दूर तक फैल गया है। लेकिन आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आप ध्यान से देखोगे, साउथ अमेरिका में जो मैग्मा निकलेगा, क्योंकि वो प्लेटों की कन्वर्जिंग बाउंड्री पे है, तो साउथ अमेरिका में जो माउंटेन मिलेगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हमने कल पढ़ा सियरा नेवादा। सियरा नेवादा माउंटेन ये वोल्केनिक माउंटेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटें पास आ रही हैं। प्लेटें पास आने के नाते क्या ज्यादा हो जाता है उस मैग्मा में, सिलिका ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो माउंटेन बना लेता है। तो चाहे साउथ अमेरिका में चाहे नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्ट के साइड वोल्केनिक स्ट्रक्चर मिलेंगे वो क्या होंगे, वोल्केनिक कोन होंगे या वोल्केनिक माउंटेन होंगे। जैसे वोल्केनिक कोन, एक बार कमेंट करके बताओ, नॉर्थ अमेरिका में वोल्केनिक माउंटेन कौन सा देखा था हमने कल, सियरा नेवादा, याद है? क्या देखा, सियरा नेवादा। आगे बढ़ जाए। ठीक, अगला एक फिगर मैं आपको दिखा दूं इसका। हम्म इस पे टाइप कैसे होगा सर? टाइप करने के लिए कुछ आ भी नहीं रहा। सब सेव है सर, बंद नहीं हो सकता। कोई नहीं, हटा लो जी। नहीं काम करता, कोई नहीं, हटाइए। ठीक, तो आ नहीं रहा है यार, नहीं तो मैं करता, लेकिन पीडीएफ में आपके दिया होगा थोड़ा सा। अगर जो कहीं होगा तो मैं वो फिगर दिखा दे रहा हूँ ना बेटा, वो फिगर में दिया है, दिया है, दिया है, नहीं दिया है, दिया है, नहीं दिया है। नहीं दिया है। अच्छा, फिगर थोड़ा देख लेते तो पता चल जाता ना, ऐसे हाथ बनाया तो नहीं जा सकता सब कुछ। अच्छा देखते हैं, अगर जो कहीं डाउनलोडेड होगा मैप में तो बता दूंगा। यहाँ भी नहीं।
इसमें शायद मिल जाए। चलो, ये पीडीएफ कल आपको दिया था, ये है। इस टाइप से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। अब उतना क्लियर नहीं है, डाउनलोड होता तो मैं दिखा देता। इस टाइप से मैग्मा का स्ट्रक्चर मिलता है, ध्यान देना, मैग्मा का स्ट्रक्चर मिलता है। तो होता क्या है, ध्यान दो। मान लेते हैं कोई मैग्मा निकल रहा है, मान लेते हैं कोई मैग्मा निकल रहा है। अब मैग्मा बाहर जब निकला और सॉलिड हुआ, तब तो वो एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव हमने बताया, या तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो प्लेटू बनेगा, और कम फैलेगा, एक जगह इकट्ठा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो माउंटेन बनेगा या कोन बना देगा। लेकिन अगर जो अंदर ही सॉलिड हो गया, अंदर ही सॉलिड हो गया, तो फिर से ध्यान देना है, अंदर सॉलिड हो गया, ये दिया है। एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ, एक बार इसे देखना है, एक बार मैं समझा रहा हूं, देखना है, दोनों को देखना है कैसे अच्छे समझ में आया। तो अंदर जब फैल गया तो फिर क्या होगा, अंदर जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सरफेस, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के नीचे अगर जो मैग्मा इस तरीके से, तो ये मान लेते हैं पाइप है, तो पृथ्वी के अंदर की लेयर, मैग्मा जो इरेगुलर मैसिव स्ट्रक्चर है, कहां, एस्थेनोस्फेयर के पास, एस्थेनोस्फेयर के पास, मैग्मा चेंबर के पास इरेगुलर मैसिव स्ट्रक्चर जो मिले उसे कहते हैं बायथोलिथ। मतलब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन इनर लेयर में हो, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन इनर लेयर में हो, तो उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, या तो मिलेंगे लिथ और या तो डाइक और सिल। लिथ इरेगुलर शेप में मिलता है, सिल और डाइक रेगुलर शेप में मिलता है। मतलब इसका शेप फिक्स होगा, ये इरेगुलर होगा, कोई एकदम फिक्स शेप नहीं होगा। तो फिर से देखो, जो मैसिव स्ट्रक्चर मिले एकदम मैग्मा चेंबर के पास, एस्थेनोस्फेयर के पास, तो ये बैथोलिथ, बैथोलिथ। अब देखो इस मैप में क्या दिया है, यही तो दिया है, देखो ये इरेगुलर बैथोलिथ दिया है ना। अच्छा फिर से, जिसमें जिससे जिससे जिस पाइप से मैग्मा निकल रहा हो, ध्यान देना, इसे भी देखते रहना, जिस पाइप से मैग्मा निकल रहा है, ये उसे क्या बोल देंगे, डाइक। और मान लेते हैं, मान लेते हैं मैग्मा निकला, यहां मैग्मा निकला, ऐसे अर्थ सरफेस के पैरेलल सॉलिड हो गया, डाइक के परपेंडिकुलर, तो उसे क्या बोल देंगे, सिल। तो रेगुलर शेप जब मिले तो डाइक होगा या सिल होगा। अब ऐसे मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन ऐसे डोम टाइप का हो गया, गुम्बद टाइप का, गुम्बद टाइप का, तो उसे बोलते लेकोलिथ। फिर से मान लेते हैं मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन, यहां समझो, मान लेते हैं मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन ऐसे फोल्ड्स में हो, फोल्ड्स में, और मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन फोल्ड्स में हो, और इन फोल्ड्स के ऐसे इन मोड़ों पर ऐसे लेंस टाइप का हो जाए, तो देखो इसे बोलते हैं पैकोलिथ। क्या बोलते हैं, पैकोलिथ, इसमें दिया ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहां लेकोलिथ, इसका उल्टा लेपोलिथ, बस स्पेलिंग पी हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पैकोलिथ। लेंस टाइप का हो जाए। तो आप खुद देखो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पैरेलल, डाइक के परपेंडिकुलर जब मैग्मा सॉलिड या सिल, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जब मैग्मा सॉलिड हो जाए तो उसे डाइक, डम शेप में सॉलिड हो जाए तो लैकोलिथ, फोल्ड्स के एंटी सिक्लाइन या डिक्लाइन पर ये लेंस टाइप का सॉलिड हो जाए तो फैकोलिथ।
लेकोलिथ के अपोजिट लेपोलिथ, मैसिव इरेगुलर शेप नियर नियर मैग्मा चेंबर बैथोलिथ। यही स्ट्रक्चर है, यही यहां दिया गया है, यही दिया गया है ना। जैसे देखो सियरा नेवादा बैथोलिथ है, सियरा नेवादा यहां एग्जांपल दिया है, बैथोलिथ का एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब कुछ और लैंड फॉर्म करने हैं, जैसे कुछ और लैंड फॉर्म हमें ध्यान देना है। कुछ और लैंड फॉर्म जो ये लैंड फॉर्म एक्सटर्नल फोर्स लगता है। एक्सटर्नल फोर्स में वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब तापमान बढ़ना, तापमान घटना। वेदरिंग का मतलब रेनफॉल होगा, वेदरिंग का मतलब वेदर चेंज होगा, ये सब। और इसे होता क्या है, एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल फोर्सेस से इससे इरोजन होता है, फिर इससे डिपोजिशन होता है, और इसी टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इसी टाइप के स्थल बनते हैं। तो ये जो लैंड फॉर्म बनेंगे, चाहे वो इरोजन कट के बने या जमा होके बने, डिपॉजिट होके बने, इन्हीं लैंड फॉर्म्स को हम तीन चार पार्ट में बोलते हैं। या तो ये लैंड फॉर्म बनेंगे रनिंग वाटर से, मतलब दौड़ता हुआ पानी, दौड़ता हुआ पानी का मतलब नदियां। फिर से मतलब ऐसे भी कर सकते हो इसका क्लासिफिकेशन। ये लैंड फॉर्म बन सकते हैं या तो पानी से, पानी में एक कौन सा, रनिंग वाटर, पानी में दूसरा कौन सा, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से जब बने तो ये बनता है लाइम स्टोन सरफेस पे, और इसे बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। तो एक तो रिवर से, एक तो कार्स्ट टोपोग्राफी वाटर से बनने वाला, फिर वाटर से बनेगा मैरीन टोपोग्राफी, या इसी को कहते हैं कोस्टल टोपोग्राफी, कोस्टल टोपोग्राफी। अच्छा, फिर वाटर के बाद फिर कहीं ना कहीं विंड से बनता है, विंड से, विंड से कहां बनेगा, डेजर्ट एरिया में। फिर विंड के बाद कहीं ना कहीं ग्लेशियर से भी बनता है, ये भी वाटर ही है, सॉलिड वाटर, ग्लेशियर से बनता है। इन सभी में या तो लैंड फॉर्म बनेगा इरोजनल, या तो लैंड फॉर्म बनेगा डिपोजिशनल, या तो लैंड फॉर्म बनेगा इरोजनल, या तो बन जाएगा डिपोजिशनल। अब इसी को एक बार पढ़ लेना है, और मैं फिगर दिखा के, देखो ऐसे इमेजिन नहीं किया जा सकता, इसमें फिगर दिखाना पड़ेगा। तो फिगर दिखा के अगर जो हम पढ़े, तो सबसे पहला लैंड फॉर्म ध्यान दो, रनिंग वाटर से लैंड फॉर्म, रनिंग वाटर से पहला लैंड फॉर्म है वी शेप वैली। इसी वी शेप वैली को ध्यान दो, इसी वी शेप वैली को यहां बोला जाता है गॉर्ज, आपको बताया था गॉर्ज। और यही वी शेप वैली, यही वी शेप अगर जो इरोड होके, इरोड होके आई शेप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोला जाता है कैनियन। तो बुंजी गॉर्ज, ग्रैंड कैनियन, ये भी जानते हैं। तो गॉर्ज और कैनियन जानते हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल जब ऊपर से वाटरफॉल गिरे, किसी हार्ड रॉक से पानी जब नीचे की तरफ गिरता हो तो वाटरफॉल बनाता है। अब ध्यान देना, वाटरफॉल जहां गिरता है वहां ऐसा गड्ढा हो जाता है, वाटरफॉल जहां गिरे वहां ऐसे गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को बोलते हैं प्लंजिंग पूल। अच्छा, यहां लिखा भी है, इसे बोलते हैं प्लंजिंग पूल। जहां वाटरफॉल गिरा, जहां गड्ढा हुआ, उसे बोलते हैं प्लंजिंग पूल। ठीक है, अब अगली बात, अगला ध्यान दो। जब नदियां चले, नदी मूव करे, और नदी मूव करके
रिवर के बेड पे जहां नदी मूव कर रही है उस अपने बेड पे सर्कुलर पाथ में छोटे छोटे गड्ढे बना दे, छोटा छोटा डिप्रेशन बना दे, तो उसे पॉट होल कहते हैं। पॉट, पोटी वाला। बच्चे पोटी कितने में करता है, इसे छोटा सा मंगा दिया जाता है, तो पॉट होल, पोटी वाला याद रखना। तो पॉट होल क्या है, ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। कहां बनता है, नदियों के बेड पे बनता है। कैसे बनता है, सर्कुलर पाथ में रिवर क्या करती है, अपने साथ सिलिका वगैरह लिए रहते हैं तो काट देती है ऐसे ऐसे, देखो छोटा छोटा, तो इसे पॉट होल, ये सब हम देखे हैं, तो पॉट होल बनता है। अगला, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या बनेगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेगा जैसे फ्लैट एरिया फॉर्म ड्यूरिंग फ्लड, तो पूरा बड़ा सा एरिया फ्लड के समय फ्लड प्लेन कहलाया। लेवी, लेवी का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे नदियां हैं, नदियों के ऐसे नदी बह रही है, नदियों के बगल में ऐसे इम्बर्समेंट होता है, ऐसे बांध टाइप का इम्बर्समेंट होता है, इसी के नाते नदियां कट के दूसरी तरफ नहीं जा पाती, तो इसी को कहते हैं नेचुरल लेवी। देखो ऐसे नेचुरल लेवी, ये नेचुरल लेवी, यही नेचुरल लेवी मतलब ऐसे हिंदी में कहा जाए प्राकृतिक तटबंध, तट नदियों का, वो जो डैम साइड का होता है उसी के बगल में नदी रहती है, वही बांध कहा जाता है। बांध टूट गया, बांध टूट गया तो यहां बाढ़ आ गई, ठीक है, तो नेचुरल लेवी हो गया। मिनांडर, मिनांडर का मतलब सांप के जैसा जब नदियां चलने लगे, तो मिनांडर का मतलब होता है, कहा नहीं जाता काहे मियांडरिंग कर रहे हो, मियांडरिंग का मतलब सांप जैसा चलना। कब सांप जैसा चलेंगी, जब नदियां पहुंच जाएंगी प्लेन एरिया में, जब उनका वो डिपोजिशन शुरू कर देंगे, तो अपने आगे जो भी कैरी करके ला रही होंगी बड़े एरिया से, उसे डिपोजिट करना शुरू कर देंगे, तो मिनांडर करेंगे, तो मिनांडर इसीलिए कहा जाता है। फैन, फैन का मतलब पंखा बेटा, पंखा। फैन, फैन कैसा होता है, ऐसे एक डंडा लिया रहे, बीच में चौड़ा होता है, तो ऐसे देखो एक डंडा और ऐसे फैन, ये डंडा, फैन, तो एलुवियल फैन। अब देखो, जब कोई नदी किसी नैरो स्टीपी, किसी नैरो पार्ट से चले, इधर भी माउंटेन हो इधर भी माउंटेन हो, किसी वैली से आए, काटते हुए आए, वैली से बाहर निकलते हुए जैसे ही बाहर निकली, तैसे जितना भी सिलिका सिल्ट सब कुछ लिया था अचानक ऐसे फैला दिया, अचानक ऐसे फैला दिया, तो जब फैला दिया तो यही पंखा जैसा बन जाता है, और ये पंखे का डंडा जहां से रिवर आ रही है, तो इसीलिए कहा जाता है एलुवियल फैन, ठीक है। अगला, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब ऐसे ट्रेंगुलर से, ये देखो डेल्टा, ये ट्रेंगल, ट्रेंगल टाइप का बन गया। तो नदियां जब अपने माउथ पर डिपॉजिट करना शुरू करती हैं, तो ऐसे नदियां कई तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। इन्हीं डाइवर्जन में ये जो ट्रेंगल टाइप शेप बनता है लास्ट स्टेज में, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा, उसी को डेल्टा कह देते हैं। ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म क्या है, कोरी या सर्क, ये ध्यान देना है, कोरी या सर्क। सबसे पहले तो ध्यान दो, स्नो, स्नो से बनने वाला होता है स्नाउट, स्नो से क्या बनता है, स्नाउट। अब स्नाउट क्या करता है, स्नाउट, स्नाउट, स्नाउट से फिर मान लेते हैं ऐसे कोई माउंटेन हो, ऐसे कोई माउंटेन, ऐसे कोई माउंटेन हो, इस माउंटेन में यहां ऐसे बर्फ जमा हो, ऐसे बर्फ जमा हो, ऐसे समझो, ऐसे बर्फ जमा हो, ऐसे थोड़ा सा डिप्रेशन हो, बर्फ जमा हो, ध्यान देना, बर्फ जमा हो। कभी ना कभी ऐसा होता है कि यहाँ पानी आता है, वही बर्फ पिघल जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने पर, तो जब पानी पिघला तो उसने अपना वॉल्यूम कम किया, जब बर्फ जमा, यही पानी बर्फ में जम गया तो वो अपने वॉल्यूम ज्यादा किया, तो ऐसे ऐसे करके प्लकिंग करता है ये बर्फ, पानी बर्फ, पानी बर्फ होते होते ऐसे ऐसे करके यहाँ इरोजन होना शुरू हो जाता है, ये काटता है ऐसे, तो ऐसे प्लकिंग कर करके बर्फ पानी होते होते ऐसे काटता है, और क्या काटता है, पर्वतों का ये जो स्लोप है, तो कैसे काटता है, पानी बर्फ होते होते काटता है, तो इसी को कहते हैं सर्क या कोरी। देखो, इसे इसे स्वीडिश लैंग्वेज में कोरी बोलते हैं, और फ्रेंच में इसे सर्क बोलते हैं, CIRQUE, सर्क, ये सर्क है ना। अब
मान लेते हैं इसमें पानी दिखे तो सर्क झील या कोरी लेक, इसमें पानी दिखे तो कोरी लेक, जब बर्फ दिखे तो लेक नहीं है वो। ठीक है, तो इसी को कोरी बोलते हैं, यही आपको यहां बताया गया है। देखो ध्यान से, तो बाउल शेप हेलो कहां, स्टीपी स्लोप पर, उसी को क्या कहते हैं, सर्क। अब यही सर्क कई तरफ खूब रिजिड हो जाए, कई साइड हो जाए, तो उसी को बोलते हैं एरिटे। ये रिज टाइप का हो जाए, बीच में हो जाए, कोरी के बीच में, जो कोरी बना डिप्रेशन होते होते, और उसके बीच में जो लाइनर हो जाए, एरिटे। और एरिटे के ऊपर कई सारा एरिटे हो, उसके ऊपर पीक बनता है, उसी को हॉर्न कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हॉर्न। तो ये हॉर्न है, जिसे लिखा है पेरामेडियल पीक, ये हॉर्न है। अब फिर से देखो, इसी इरोजनल सरफेस में हमें क्या क्या मिलता है, इसी में हमें मिलेगा लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली। ये हैंगिंग वैली है। और जब किसी वैली में बर्फ पानी जम जाए तो वही क्या बना देता है, यू शेप वैली। तो यू शेप और हैंगिंग वैली भी कहां मिलेगा, ये ग्लेशिएटेड इरोजनल लैंडफॉर्म में मिलेगा। ग्लेशिएटेड इरोजनल, इतना याद रख लेना कि कहां मिलेगा, इतना ही बहुत है। कैसे बनता है ये फॉर्मेशन की बात नहीं है यहां, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाना है। डिपोजिशनल मोरेन का मतलब आसान भाषा में समझो ना, मुझे भी मोरेन नहीं याद रहता था, तो मैं क्या याद किया, मेड़, खेत का मेड़, मोरेन। इसका मतलब जब तक मामला ऊपर है, जब तक आइस है, तब तक क्या करेगा, इरोजन होगा। कहां, अपर रीजन में, माउंटेन के। अब फिर से देखो, जब आइस के साथ पानी भी चलने लगा, अब आइस के साथ पानी चलने लगा तो फिर क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। अब आइस चल रहा है तो पानी बीच से चलेगा, तो ऐसे पानी बीच से चलेगा तो आइस को ऐसे ऐसे किनारे करता जाएगा, उसी को मोरेन। और मोरेन बगल में हो, बीच में हो, तो उसे लेटरल, मीडियल, टर्मिनल मोरेन कहते हैं। और यही आइस ऐसे ओवल टाइप शेप में जमा हो जाए, ड्रमलिन कहते हैं। एस्कर है, आउटवाश प्लेन। तो ये सब कैसे हैं, ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। कैसे लैंडफॉर्म है बेटा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। देखो मोरेन बीच बीच में जमा है, आइस जमा है, बीच से पानी जा रहा है, तो जहां पानी जाने लगेगा वहां डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। बर्फ के साथ पानी जाने लगे, अगला फिर से विंड से क्या बनता है भाई, विंड से भी क्या बनता है, इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म सबसे पहले देखो बन जाएगा ऐसे, जब हवा टकराएगी बालू के साथ, हवा टकराई, और हवा टकराने में उसमें सिलिका रहता है, कहां, एरिड रहती है हवा, तो उसे में बन जाएगा केव। क्या बन जाएगा, केव। अब यही ध्यान देना, यही केव, यही टकराहट चारों तरफ से टकराए हवा और ऐसे मशरूम जैसी आकृति बन जाए, इस टाइप का, तो उसे बोल देते हैं मशरूम रॉक। हवा टकराए और दोनों तरफ के पार्ट को इरोड कर दे, बीच में हार्ड रॉक बचा रहे, तो जिउजेन। राजस्थान में कहावत है, जिउजेन की तरह मुंह काहे बनाया हुआ है। क्यों राजस्थान में कहावत है, क्योंकि इस टाइप से जिउजेन की का लैंडफॉर्म उसी जगह मिलता है, डिपोजिशन डेजर्ट एरिया में ही मिलता है। अब इसी को जिउजेन कहते हैं। ठीक है, ये जिउजेन होगा। यारडंग, यही यही केव, यही केव लॉन्ग रिज केव बने और लॉन्ग रिज टाइप का बन जाए, मतलब यही जिउजेन का एक्सटेंडेड वर्जन है, समझ लीजिए, उसी को कहते हैं यारडंग। डिफ्लेशन हेलो, ये केव जैसी ही एक आकृति होती है, ये केव जैसी ही एक एक शेप होता है, डिफ्लेशन हेलो। ठीक है, अगला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इसे देखो, इसे ड्यून्स कहते हैं, ये ड्यून्स है, बरखान, ये सब ड्यून्स है। ठीक है, लोयस, लोयस का मतलब जब विंड इरोजन हो और सिलिका सिल्ट कहीं डिपॉजिट हो अदर एरिया।
तो उसी को लोएस्ट कहते हैं। जब विंड इरोड करे और सिलिका सिल्ट को कहीं अदर एरिया में डिपॉजिट कर दे तो उसी को लोएस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? बहुत बड़े एरिया में जैसे कहा जाता है ये बड़े भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब पानी उनी पड़ता है तो तुरंत कटाव हो जाता है। जैसे कहा जाता है यांग टिसी क्यांग का जो रिवर जहां से जाती है वो लोएस्ट प्लेन है। लोएस्ट प्लेन का मतलब विंड डिपोजिशन से जो बना प्लेन है वो विंड डिपोजिशन होगा। तो कहाँ विंड डिपोजिशन होगा? यही सिलिका सिल्ट का डिपोजिशन होता है। जब रिवर डिपोजिशन का प्लेन बनता है तो उसे एलुवियल प्लेन कहते हैं। विंड डिपोजिशन से जब प्लेन बने तो उसे लोएस्ट प्लेन कहते हैं। ठीक है, विंड हो गया। ऐसे करके कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट टोपोग्राफी में कब ये होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, रेन जहां होती हो लगभग 70 सेंटीमीटर, फिर से रेन के साथ साथ लाइम स्टोन सरफेस हो और पानी छन छन के, वाटर पेरकोलेट वेल, पानी छन छन के अच्छी तरह नीचे जाता हो, तो फिर क्या होता है? ऊपर ऊपर से धीरे धीरे पानी छन के नीचे जाएगा तो धीरे धीरे होल होता है। अब इसी में सबसे छोटा होल सिंक होल, उससे बड़ा होल भाई सिंक होल, ये सिंक होल, उससे बड़ा होल सैलो होल, उससे बड़ा डोलाइन, देखो उससे बड़ा डोलाइन, फिर ऐसे ही और बड़ा हो जाए तो उसे बोल देते हैं युवाला, ऐसे और बड़ा हो जाए तो उसे बोल देते हैं पोलजे। अब पोलजे के बाद ऊपर वाली छत ढह जाती है। ऊपर वाली जब छत ढह गई तो बन गया केव। अब फिर से देखो, जब ऐसे ऐसे छत है, ऐसे छत है, यहां केव बन गया। अब यहां से पानी बरस रहा है और ऐसे पानी टपक कर ऐसे एक लटका हुआ आइसिकल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है क्योंकि पानी यहां से टपक रहा है। और फिर यही पानी फिर यहां टपक के ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऊपर वाले लटके हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, नीचे वाले खंभे को बोलते हैं स्टेलेग्माइट। ये जब दोनों ऐसे मिल जाएं, दोनों ऐसे बनते बनते मिल जाए तो इसे पिलर, दोनों खंभा बन गया। इसी को देखो यहां लिखा है कॉलम। इसी पिलर को क्या बोल दिया गया है? कॉलम। तो दोनों मिल जाए तो उसे क्या बोल दिया गया? पिलर। ठीक इसी तरीके से बेटा आगे भी दिया है कोस्टल, कोस्टल लैंडफॉर्म। एक बार इसे पढ़ ही लीजिएगा कि भाई कोस्टल लैंडफॉर्म क्या है। क्लिफ है ना, रॉक के फेस में जो बनता है, रॉक के फेस में कैसे ओशन की वेव टकराती है और इरोड कर देती है तो उसे ही क्लिफ कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्लिफ। क्लिफ के बाद फिर से देखो आर्च। जब हार्ड रॉक के अलावा पानी किसी रॉक के, किसी लैंडफॉर्म के बीच से होने लगे और दोनों तरफ आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए तो इरोजन, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। सी केव्स भी इसी में बन जाता है, ऐसे सी केव बन गया, मतलब ये दोनों आर्च। स्टैग, स्टैग का मतलब दोनों तरफ से काट दिया, बीच में खंभे टाइप का स्ट्रक्चर बन गया समुद्र में, दोनों तरफ से पानी काट दिया तो उसे स्टैग बोलते हैं। ठीक है। वेव कट लैंडफॉर्म, वेव कट लैंडफॉर्म ये है, हवा काट पानी काट दिया और ये लैंडफॉर्म बन गया, जिसे बीच भी कह दिया जाता है। बीच एक इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला डिपोजिशनल, बीच इसी से बनता है, एग्जाम्पल नहीं है, इसी से बीच बनता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बीच। बीच क्या है? सैंड डिपोजिशन, कोस्ट पे सैंड डिपोजिशन, सिलिका सैंड का डिपोजिशन बीच। स्पिट, स्पिट ध्यान दो, स्पिट क्या होता है? फिंगर लाइक डिपोजिशन, नैरो फिंगर लाइक डिपोजिशन, स्पिट। जैसे देखो ये मान लेते हैं ये चिल्का लेक है, मान लेते हैं ये चिल्का लेक है। अब चिल्का लेक में पानी आ रहा है, पानी फिर इधर से बैक जा रहा है यहां से टकरा कर, तो पानी आ रहा है बैक जा रहा है तो यहां से डिपोजिट होते 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 देखो ऐसे हुक टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। इसी को स्पिट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पिट। अब फिर से इसी स्पिट और इसके बीच में लैगून लेक होती है। स्पिट मैंने बोला था कि ये लैगून स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बैरियर लग गया, लैगून स्ट्रक्चर। अब फिर से देखो इसी को, यही स्पिट जब सीधा रहे, यही स्पिट सीधा रहे तो उसे बार बोलते हैं। ये देखो बार, यही स्पिट जब सीधा रहे तो उसे बार बोलते हैं, ये बार है। ठीक है। यही स्पिट जब सीधा रहे तो उसे क्या बोलते हैं? बार है। अगली बात, जैसे मान लेते हैं कोई कोस्ट हो, ये कोई कोस्ट हो,
ऐसे स्पिट किसी आइलैंड से, कोई बीच में आइलैंड हो, ये कोई कोस्ट हो, मान लेते हैं आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, यहां बीच में आइलैंड हो और आइलैंड से ऐसे स्पिट कनेक्ट कर दे, किसी आइलैंड से ऐसे स्पिट, ये स्पिट है, ये स्पिट आइलैंड से किसी कनेक्ट हो जाए। जब स्पिट आइलैंड से कनेक्ट हो जाता है तो इसी को बोलते हैं टॉम बोलो। इसी को क्या बोलते हैं? टॉम बोलो। तो स्पिट जब किसी आइलैंड और कोस्टल एरिया को कनेक्ट कर दे तो इसी को टॉम बोलो कहते हैं। क्लियर? तो ये बात अगर जो इतना भी याद कर लोगे, कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, या इतना भी नहीं करना है, कौन सा कोस्टल लैंडफॉर्म है, कौन सा ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म है, कौन सा एरियोलर एयर के द्वारा बना हुआ है, कौन सा रिवर लैंडफॉर्म है, इतना भी याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जब वी शेप वैली, वी शेप वैली अब ऐसे पूछ लिया, वी शेप वैली कहां मिलता है बेटा? वो रिवर में मिलता है, रनिंग वाटर। लेकिन यू शेप वैली, हैंगिंग वैली कहां मिलता है? ग्लेशिएटेड है। ऐसे भी अंतर याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमारा 2 टॉपिक हुआ, लैंडफॉर्म दोनों हो गया। अब एक और आपको जानना है। कहां गया? इसे देखो, इसको देखो, नॉर्थ अमेरिका हम थोड़ा थोड़ा किए। अब देखो बेटा, नॉर्थ अमेरिका इतना भयानक नहीं किए कि उसी को 4 दिन पढ़ाते रह जाएं, क्योंकि हमारे पास लिमिट है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, उस पर आप और आगे पढ़ लीजिए। तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे से पढ़ा जाता है। ऐसे ही साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, आपको एटलस की मदद लेनी है, ये ध्यान रहे, एटलस की मदद लेनी है। तो ये साउथ अमेरिका है। अब इस साउथ अमेरिका में सबसे पहले देखो, इस साउथ अमेरिका में यहां ऐसे कोलंबिया है, यहां साउथ अमेरिका में है पनामा। पनामा के बाद तुरंत एंट्री हो जाएगी कोलंबिया पे। पनामा के बाद तुरंत एंट्री कहां हो जाएगी? कोलंबिया। तो जो हमारे यहां हमारे पास साउथ अमेरिका में जो सबसे पहला कंट्री मिलेगा, साउथ अमेरिका में जो सबसे पहला कंट्री मिलेगा वो कौन सी कंट्री है? कोलंबिया। साउथ अमेरिका में पहले कंट्री कौन सा? कोलंबिया। फिर वेनेजुला, और आगे बढ़ो, गुयाना, और आगे बढ़ो, सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। ये आज भी फ्रांस का है। फ्रेंच गुयाना किसका है? आज भी बेटा ये फ्रांस का है। तो फिर से देखो कौन कौन सी कंट्री मिल रही है, एक बार एटलस खोल के देख लो। साउथ अमेरिका हम कर रहे हैं, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद उरुग्वे, उरुग्वा के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद चिली, चिली के बाद पेरू, पेरू के बाद इक्वाडोर। तो ये चारों तरफ कंट्री हो गई, चारों तरफ कंट्री हो गए। अच्छा, फिर इसी में 2 कंट्री और, इसी में 2 कंट्री और, बोलीविया, बोलीविया, पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। तो इसमें कौन कौन से, एक बार फिर से यहां से देख लो, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। फिर तो ये सारे कोस्टल कंट्री हैं।
दो कंट्री ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका में लैंड लॉक कंट्री हैं। कौन कौन से? बोलिविया एंड पराग्वे। कौन कौन सी कंट्री? बोलिविया एंड पराग्वे। बोलिविया एंड पराग्वे। क्लियर? लिख लो इसे। बोलिविया एंड पराग्वे और लैंड लॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका। बोलिविया एंड पराग्वे आर लैंड लॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। बोलिविया एंड पराग्वे आर लैंड लॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। फिर आप ध्यान दो, फिर यहीं, फिर आपको बताना है यहां, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको एटलस में, मैं नहीं एटलस देख रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, तो आपको एटलस में ये बात ध्यान देना है। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 कंट्री से जा रहा है, ये 4 कंट्री से जा रहा है, ये आपको देखना है। एक 3 कंट्री से जा रहा है और एक दूसरा कौन सा? एक 4 कंट्री से जा रहा है। इक्वेटर, इक्वेटर 3 कंट्री से पास होता है, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के 4 कंट्री से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के 4 कंट्री से पास होता है। ये दो चीजें आपको देख लेनी है। फिर से अब हम अगर इधर से इधर पढ़ना शुरू करें, इधर से इधर पढ़ना शुरू करें, तो फिर से देखो, वेनेजुला से लेकर, ये वेनेजुला से लेकर कोलंबिया, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये पूरा एंडीज माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? एंडीज माउंटेन। ये साउथ अमेरिका के 7 कंट्री में है। साउथ अमेरिका के 7 कंट्री में है। साउथ अमेरिका के 7 कंट्री में, कहां से लेकर? ये साउथ वेनेजुला से लेकर, या ऐसे लिखो, वेनेजुला से लेकर साउथ चिली तक है। वेनेजुला से लेकर साउथ चिली तक है, 7 कंट्री में है ये एंडीज माउंटेन। ये एंडीज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का। अगला, ये एंडीज माउंटेन न्यू फोल्डिंग माउंटेन है, लाइक रॉकी, लाइक हिमालय, जिसे आप पढ़ चुके हो। और ये एंडीज माउंटेन, अब तो हम इतना भी जान सकते हैं, ये एंडीज माउंटेन 2 प्लेटों की कन्वर्जिंग बाउंड्री पे है। located converging boundary of located converging boundary of Pacific and साउथ अमेरिकन प्लेट। ये भी आप जानते हो, क्योंकि इधर से पैसिफिक प्लेट, इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट आ रही है। पैसिफिक प्लेट अंदर चली गई है, इसलिए यहाँ वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो मिलता है। फिर से अगली बात, ये सब बातें लिखते हुए जाना है। नेक्स्ट,
अब अगला, सबसे पहले वेनेजुला के बारे में, वेनेजुला के बारे में कुछ बातें यहां लिखो। वेनेजुला, ये वेनेजुला के बारे में बोले। पहला वेनेजुला, वेनेजुला आप देखे होंगे आजकल बड़ी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि वहां का जो प्रेसिडेंट है बेटा, वो थोड़ा सा एंटी है। किससे? यूएसए के प्रेसिडेंट से। यूएसए के प्रेसिडेंट से वो थोड़ा सा एंटी रह रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट से थोड़ा सा वो एंटी रह रहा है। तो वेनेजुला देखो, 2013 तक, 2013 तक वेनेजुला सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता था। आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व इसके पास है। सबसे ज्यादा रिजर्व है वेनेजुला के पास। और ये कौन सा एरिया? ये वेनेजुला का ये कैरेबियन सी वाला एरिया, ये कैरेबियन सी सबसे ज्यादा रिजर्व, दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व है। लेकिन वेनेजुला पर यूएस गवर्नमेंट ने डॉलर में ट्रेड करने से मना करवा दिया, स्विफ्ट से निकाल दिया, तमाम तरीके से बैन लगा दिया। वहां का राष्ट्रपति दूसरा बना, तो फिर उससे मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम हो गया। तो पहला तो हमें वेनेजुला के बारे में लिख लेना है। वेनेजुला, कोस्टल एरिया ऑफ वेनेजुला नियर कैरेबियन सी। एटलस देखते रहिएगा तब आप पढ़ पाएंगे। कोस्टल एरिया ऑफ वेनेजुला, मेरा टेंशन मत लीजिएगा, मुझे चीजें याद है, मैं एटलस लाने के लिए कहा था लेकिन ला नहीं पाया। कोस्टल एरिया ऑफ वेनेजुला नियर कैरेबियन सी is maximum crude oil reserve in world. Maximum crude oil reserve in world. In world. अब इसी वेनेजुला में ध्यान दो, इसी वेनेजुला में यहां से फिजिकल मैप देखेंगे। ये वेनेजुला, ये पूरा फिजिकल मैप। वेनेजुला गुयाना और ब्राजील में, ये वेनेजुला गुयाना और ब्राजील में, इसी में यहां मिलेगा गुयाना हाईलैंड। और इसी में एक घास मिलेगी, घास जिसे कहेंगे लानोस। कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा ब्राजील, ये मिलेगा वेनेजुला, ये मिलेगा गुयाना। इसी को क्या कहेंगे? लानोस। लिखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां? इन गुयाना हाईलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑन गुयाना हाईलैंड इन ब्राजील, वेनेजुला, इन ब्राजील, वेनेजुला एंड ब्राजील, वेनेजुला एंड गुयाना called लानोस, called लानोस। ये तो सुभान अल्लाह, कॉल्ड लानोस। अब फिर से देखो, यही इसी में एक रिवर फ्लो होती है, इसी वेनेजुला में ही, वेनेजुला में एक रिवर फ्लो होती है बेटा, ध्यान से देखो, उसी का नाम है ओरिनिको। ओरिनिको, हाँ, ओरिनिको या ओरेनिको। एक रिवर फ्लो होती है जिसे क्या कहते हैं? ओरिनिको। इसी रिवर पे हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। इसी रिवर पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या, कौन सा? एंजल। तो ये भी लिख लो। ओरिनिको रिवर passes through this tropical grassland in Venezuela. Orinoco River passes through this tropical grassland in Venezuela. It is belongs to
बिलोंग्स टू हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, सॉरी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड, एंजल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड एंजल। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड एंजल। अगला, फिर एक अगला देश में आ जाते हैं ऐसे। अगला देश कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया में एक, कोलंबिया की एक इंपॉर्टेंट, पहला तो कोलंबिया से ही डंकी रूट आप सुने होंगे, यहीं से कोलंबिया से लोग जाते हैं, पनामा होते हुए मैक्सिको चले जाते हैं, डंकी रूट, है ना, तो उसको सुने होंगे। कोलंबिया में एक इंपॉर्टेंट रिवर है मैगडलिना। कोलंबिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी? मैगडलिना। तो लिख लो, मैगडलिना इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कोलंबिया। क्रिएट माउथ इन, क्रिएट माउथ इन पैसिफिक ओशन। चलो इक्वाडोर, इक्वाडोर पे आ जाओ। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल इक्वाडोर, कैपिटल इसकी क्यूटो। इसी क्यूटो के बगल में आपको मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी, इसी में मिलेगा माउंट चेम्बाराजो, कोटोपैक्सी, ध्यान देना, कोटोपैक्सी फिजिकल में। तो इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो, क्यूटो के बगल में मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी। ये माउंट कोटोपैक्सी ये हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड है, ये भी लिख लो। माउंट कोटोपैक्सी located near, Mount Cotopaxi located near Mount Cotopaxi located near capital of Ecuador, Quito, capital of Ecuador, Quito. It is, it is highest, it is highest active volcano of world, highest active volcano of world. It is highest active volcano of world, वर्ल्ड का एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। एंड चिम्बाराजो, एंड चिम्बाराजो, चिम्बाराजो इज हाईएस्ट पीक ऑफ, खत्म नहीं, अरे चिम्बाराजो इज, कहाँ लिखा रहा, ये आना चाहिए ना, कैसे होगा, मुझे कुछ दिखाना है बच्चों को, तब से मैं वेट कर रहा हूँ। ये टाइप वाला आएगा, रिस्टार्ट करोगे तो सब हट जाएगा वो। है? कौन सा, ये लग जाएगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा।
तो ये हटाना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो क्लास एक्सपोर्ट करना, तो उसके लिए भी तो लिखना पड़ेगा। Want to already exit, you want to replace it। आ गया, आ गया, चलो ठीक है, आ ही गया तो हटा ही देते हैं, शायद ये काम कर जाए यहाँ। चलो, हो गया। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका फिजिकल, फिजिकल मैप। ठीक है भाई, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ साउथ अमेरिका फिजिकल मैप दिखाने के लिए, यही तब से मैं ढूंढ रहा था कि मिल जाए। अच्छा, एक साउथ अमेरिका फिजिकल मैप ले लेते हैं। चलो एक बार इसे देख लो, इसमें दिखा भी नहीं पा रहा हूँ तब से, है ना। मिल गया, ये टाइप वाला नहीं मिल रहा। तो ये मिला, देखो, यहाँ मिला हमें माउंट कोटोपेक्सी, ये देखो माउंट कोटोपेक्सी, यहाँ मिला हमें चिम्बर है जो मिला। अब इसके साउथ में आएंगे, ठीक है, इसके साउथ में आएंगे, ठीक है, साउथ में, साउथ में कहाँ आएंगे, साउथ में आएंगे बेटा पीछे, इसके साउथ में आएंगे पेरू, पेरू आया, पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया, तो पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पे आएंगे, तो पेरू और बोलिविया की बाउंड्री यहां देखो, ऐसे एक तरफ ऐसे पेरू है, फिर दूसरी तरफ ऐसे बोलिविया है, एक तरफ ऐसे पेरू, दूसरी तरफ बोलिविया, बोलिविया की कैपिटल पेरू, लीमा, लापाज, बोलिविया की कैपिटल। इसी बीच में, इसी बीच में पेरू और बोलिविया के बीच में यहां देखना लेक टिटिकाका होगा, लेक टिटिकाका, फिजिकल मैप में देख लो, पेरू और बोलिविया के बीच में यहां मिलेगा लेक टिटिकाका, देखना लेक टिटिकाका। अच्छा, ये लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेटेड लेक है। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी इसमें बर्फ नहीं जमता, तो इसे कहा जाता है हनीमून लेक है ये, हनीमून लेक, दुनिया की हनीमून लेक। पेरू और बोलिविया के बीच में ये जो प्लेटू है इसे ही कहते हैं बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू पूरे वर्ल्ड में टिन रिजर्व के लिए फेमस है, रेयर अर्थ मिनरल यहां मिलता है, तो टिन रिजर्व के लिए फेमस है। तो यहां हमें पेरू और बोलिविया के बीच वाला स्ट्रक्चर मिल गया, यहां वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब फिर से पेरू और चिली, पेरू और चिली के बीच हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ो, अगला पेरू और चिली के बीच में, ये पेरू और ये चिली, यहाँ के बीच में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ देखो पेरू और चिली के बीच में ट्रॉपिकल डेजर्ट है, इसी ट्रॉपिकल डेजर्ट को अटाकामा डेजर्ट कहते हैं, इसी ट्रॉपिकल डेजर्ट को क्या कहते हैं, अटाकामा डेजर्ट। तो देखो ये साउथ अमेरिका का मैप हमारे पास मिल गया है, तो ये रहा अटाकामा, देखो इस मैप में भी ध्यान देना है, ये अटाकामा डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। तो पेरू और, पेरू और अटाकामा,
अटकामा, अटकामा, अटकामा डेजर्ट। ये अटकामा डेजर्ट पूरी दुनिया में कॉपर रिजर्व के लिए फेमस है, पूरी दुनिया में। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन यही करते हैं, और कॉपर जहां मिलता है वहां चांदी भी मिलता है। तो पूरी दुनिया में दो देश हैं जो कॉपर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं, यही पेरू और चिली। रिजर्व भी है। अटकामा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट है। अब पूरे वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट है, अब अगर जो एक शहर यही मिलेगा, अगर जो मुझे मिल गया तो मैं वर्टिकल मैप, चलो मिल गया बिना टाइप किए हुए, तो यही एक शहर है, अगर जो वो शहर मिल गया तो मैं बता दूंगा, नहीं मिला तो नहीं बताऊंगा, और क्या। अब आप लोग जो देखोगे, शहर मिल गया तो बता दिया जाएगा। तो एक शहर है इसी में इक्विक, देखो एक शहर है इक्विक और एक शहर है अरिका। तो साउथ अमेरिका में एक शहर है अरिका, ये साउथ अमेरिका का शहर अरिका। अरिका वर्ल्ड का सबसे ड्राई, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। इसी अरिका के बगल में एक जगह है इक्विक। इक्विक के बगल में एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है चिक्वी कमाटा। अब देखो मैं पुर्तगाली लैंग्वेज है, मैं इतना लिख पाऊंगा नहीं। तो चिक्वी कमाटा पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन वाला रीजन है, तो वो चिक्वी कमाटा सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन तो इसी डेजर्ट में होता है। अरिका को घोस्ट टाउन कहा जाता है, घोस्ट टाउन, क्योंकि पहले यहाँ तमाम सारे मिनरल मिलते थे, लोग वहां जाके बसे, और उसके बाद जब मिनरल खत्म हो गए तो फिर लोग वहां से हट गए, है ना, लोग वहां से हट गए, इसीलिए इसे घोस्ट टाउन कह दिया जाता है। अब इसके बाद साउथ में आएंगे, चलो भाई साउथ में आओगे तो साउथ में आओगे तो क्या मिलेगा। जब साउथ में हम आएंगे तो यहीं अर्जेंटीना और अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर एकोंकागुआ, एकोनकागुआ, एकोंकागुआ, ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है, तो यहां एकोंकागुआ मिलेगा, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ऐसे जैसे आप साउथ में जाएंगे, साउथ ऐसे ऐसे साउथ में जाएंगे, तो साउथ में जाने पर एक और जगह मिलेगा, साउथ में जाने पर एक और जगह मिलेगा अमेरिका। साउथ में जाने पर एक और जगह मिलेगा, यहां देखो चिली में, इसे पुंता अरेनास, ये सदर्न सिटी ऑफ वर्ल्ड है, ये पुंता अरेनास। इसी पुंता अरेनास के भी साउथ में आप देखोगे तो एक जगह मिलेगा फिर से, ये केप हॉर्न, केप हॉर्न, केप हॉर्न। अब ये फिजिकल में मिलेगा, वो पॉलिटिकल में सिटी है, ये फिजिकल में मिलेगा, ये सदर्न पॉइंट ऑफ वर्ल्ड है। सदर्न पॉइंट ऑफ वर्ल्ड है। क्लियर हो गई बात। अब फिर से देखो, अब इसी में फिजिकल मैप
इसी फिजिकल मैप में एक बार, इसी फिजिकल मैप में कोई पॉलिटिकल लगाते हैं। ये पॉलिटिकल, इस पॉलिटिकल मैप में ये फिजिकल लगा देते हैं ऐसे। अब इससे समझ लो, समझना क्या, अब देखते हुए चले जाना है यार। ये ये जब हम साउथ से, ऐसे ध्यान दो, जब हम साउथ से ऐसे जाते हैं और ऐसे नॉर्थ में जाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ध्यान देना। ये है एंडीज, ये एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन से जब नीचे उतरेंगे तो यहां अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में यहां, यहां आपको पेंटागोनिया मिलेगा। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कूल डेजर्ट है। पेंटागोनिया किसका एग्जांपल है? कूल डेजर्ट का एग्जांपल है। तो एंडीज के फुट हिल रीजन में नॉर्थ की तरफ अर्जेंटीना में जो कूल डेजर्ट मिलेगा उसी को क्या कह देते हैं? पेंटागोनिया। आगे बढ़ो, यहां देखो, यहां मिलेगा पेंटागोनिया। आगे बढ़ते हैं फिर से। अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे पर यहां और आगे बढ़ने पर टेम्परेट ग्रास लैंड मिलेगा। इसी टेम्परेट ग्रास लैंड को बोलेंगे पंपास। इसी टेम्परेट ग्रास लैंड को क्या बोलेंगे? पंपास। ध्यान देना, इसी टेम्परेट ग्रासलैंड को बोल देते हैं पंपास। अब फिर देखो, इसी टेम्परेट ग्रासलैंड को बोल देंगे पंपास, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है। इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है। और ये गेहूं की फसल, ये गेहूं की फसल यहाँ दो जगह है अर्जेंटीना में, एक बाहिया ब्लांका और रोजारियो। तो ऐसे बाहिया ब्लांका रोजारियो ऐसे क्रिसेंट शेप में है, यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है। यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अब अगला, आगे बढ़ो। और पॉइंट, आगे बढ़ने पर और पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ने पर कौन कौन सा रीजन? ब्राजील, ब्राजील के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद बोलीविया। ये तीनों देशों में यहां इस जगह पे मिक्स ग्रास मिलेगी। मिक्स, मैक्स नहीं, मिक्स, मिक्स ग्रास। इसी मिक्स ग्रास को, मतलब टेम्परेट भी मिलेगा, ट्रॉपिकल भी मिलेगा, इसी मिक्स ग्रास को बोलते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको। अगला, फिर से और नॉर्थ में जाएंगे तो ब्राजील और बोलीविया, ब्राजील और बोलीविया के हाईलैंड पे जो घास मिलेगी उसे ही बोलते हैं माटो ग्रासो। ठीक है, ये माटो ग्रासो हाईलैंड। इसी माटो ग्रासो हाईलैंड में जो घास मिलेगी उसे बोलते हैं कंपोस। कंपोस। और ये कंपोस कहाँ मिलेगा? यहाँ ब्राजील, यहाँ ब्राजील, बोलीविया, इन जगहों पे मिलेगा। माटो ग्रासो प्लेटू, इसी में मिलेगा कंपोस। तो फिर से देखो, इस कंपोस में, इस कंपोज, तो एक बार देखो, अर्जेंटीना एंडीज से नीचे उतरे तो अर्जेंटीना में मिला एक कूल डेजर्ट पेंटागोनिया।
अर्जेंटीना उरुग्वे में मिला टेम्परेट ग्रासलैंड जिसे कहा गया पंपास। ब्राजील पराग्वे बोलिविया में मिला मिक्स ग्रास जिसे कहा गया ग्रान चाको। ग्रान चाको पुर्तगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है हंटिंग लैंड। बोलिविया और ब्राजील में हाईलैंड एरिया मिलेगा माटो ग्रास और उसी पर मिलेगा ग्रास लैंड, उसे बोलते हैं कंपोस। उसे क्या बोलेंगे? कंपोस। अब आगे ये ब्राजील, ब्राजील को ध्यान से देखो। इस ब्राजील में कॉपी कर लेते हैं फिर मिटा देंगे। इस ब्राजील में इसी को देख लो। इस ब्राजील में ऐसे ऐसे कुछ ब्राजील का मैप है, ऐसे कुछ है साउथ अमेरिका ऐसे। ये ब्राजील, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड। अच्छा, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड, ये ब्राजीलियन हाईलैंड वर्ल्ड में आयरन और माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यही हमने देखा कि यही कंपोस ग्रासलैंड है। इसी कंपोस ग्रासलैंड में कॉफी गार्डन को बोलते हैं फेजेंडा। कंपोस ग्रासलैंड में कॉफी गार्डन को ही क्या बोल देते हैं? फेजेंडा। ये मतलब यहाँ कॉफी ज्यादा होता है। तो देखो, इसी कॉफी गार्डन में इसी कॉफी गार्डन में दो जगह मिलेगी। अब यहाँ दिख भी नहीं रहा है, चलो एक जगह यहाँ मिलेगी साओ पोलो। तो एक जगह मिलेगी साओ पोलो, एक जगह मिलेगी सेंटोस। सेंटोस एक पोर्ट है। साओ पोलो से सेंटोस एक रेल चलती है, इसे बोलते ही है कॉफी रेल, क्योंकि इसमें कॉफी हिट रह जाता है। साओ पोलो समझ लो ब्राजील का मुंबई है। साओ पोलो ब्राजील का मुंबई है। क्यों? क्योंकि ये उसकी फिनेंशियल कैपिटल है और यहाँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी का मार्केट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी का मार्केट है। समझ में आ रही बात? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी का मार्केट है। इतनी बातें तो कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत और अगर जो बात कही जाए, थोड़ी बहुत बात और अगर जो इसमें बताई जाए आपको, तो क्या हो सकता है? देखो, ये ब्राजील, ब्राजील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया को सेल्वास कहते हैं। अगर जो ध्यान से एटलस में देखेंगे तो मिलेगा। इसी सेल्वास से
फ्लो होती है अमेजन रिवर। इसीलिए इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अमेजन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट। अच्छा ध्यान देना, अभी आप सुने होंगे COP30 की मीटिंग हो रही है। COP30 हो रही है। COP30 की मीटिंग इसी अमेजन रिवर के माउथ के एकदम बगल में हो रही है, जिसे कहा जाता है बेलेम। देखो यहां बेलेम है, ये देखो बेलेम, ये भी ध्यान दो। अमेजन के माउथ के थोड़ा सा साउथ में बेलेम है। यही COP30 की मीटिंग हो रही है ब्राजील में, ये भी आप जान लो। बेलेम किस लिए इंपॉर्टेंट है? बेलेम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रबर एक्सपोर्ट करता है, बेलेम पोर्ट है। और इसीलिए यहां मीटिंग हो रही है कि यहीं ये सेल्वास फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट संकट में है, तो यहां आपको जान लिया जाए। अमेजन रिवर जाती है। इस अमेजन की मदिरा मदिरा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ अमेजन। फिर से एक रिवर है, ऐसे देखो, एक रिवर है ऐसे अमेजन में, निग्रो, ऐसे चली जा रही है अमेजन। अमेजन और निग्रो अमेजन और निग्रो जहां जाती हैं, ध्यान देना, अमेजन और निग्रो जहां जाती हैं, जहां मिलती हैं, वहीं एक जगह है मानस। अब यहाँ पॉलिटिकल मैप होता तो दिया होता, यही मानस है। मानस सबसे बड़ा या सबसे पुराना रबर कलेक्शन सेंटर है। आज भी यहाँ सबसे ज्यादा रबर होता है। और ये रबर क्या किया जाता है? ये रबर क्या किया जाता है? ऐसे अमेजन रिवर के थ्रू लाया जाता है अमेजन के माउथ पर, और साउथ में यहाँ आपको बताया बेलेम पोर्ट है, बेलेम पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो अमेजन रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का ये सबसे बड़ा, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन, लंबा नहीं, सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो साउथ अमेरिका इतना हो गया, है ना। अब कल परसों में एक बार ध्यान से समझ लो, कल परसों में हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद कल परसों में हम थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी देख लेंगे। क्लाइमेटोलॉजी देख लेंगे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेरिक लेयर, जैसे देख लेंगे एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, जैसे देख लेंगे जेट वगैरह के बारे में, जैसे देख लेंगे मॉनसून, जैसे देख लेंगे साइक्लोन, ये सब देख लेंगे। ठीक, आज हम यहीं तक कर रहे हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा डाटा दे दिया गया, और आपको एटलस में देखना भी पड़ेगा। एटलस में ही देखना, इसके लिए मैं क्या नोट्स दूं, एटलस में इसे देख लेना ना बेटा, एटलस में ही देखना अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, आज यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे, है ना। ठीक, मिलते हैं। ये नोट्स आपका सारा चला जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, अभी मैं डलवा दूंगा, ये सारा PDF भी डलवा दूंगा। ठीक, मिलते हैं। ठीक है, अभी 20 सेकंड रुक जाओ, मैं तो कट जाता हूँ, 20 सेकंड रुक ही जाओ।